अगर आपने अभी तक सीबीसीटी का एग्ज़ाम नहीं दिया है या देने वाले हैं या आप एग्ज़ाम दे भी चुके हैं, तब भी काफ़ी सारे ऐसे सवाल होते हैं इस एग्ज़ाम को लेकर जो कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे सीबीसीटी की संपूर्ण जानकारी देने के बारे में, ताकि आपके सवाल और डाउट क्लियर हो जाएं, और सीबीसीटी एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में भी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिए गए हैं, ताकि आप अपना रिलेटेड सवाल पर भी डायरेक्ट जा सकते हैं अगर आपको पूरी वीडियो ना देखना हो तो। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि सीबीसीटी क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और इसका उपयोग क्या है, और इसको कर लेने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, इसके लिए पात्रता क्या है और ये कितने टाइम तक वैलिड रहता है, आप कितनी बार सीबीसीटी एग्ज़ाम को दे सकते हैं, सीबीसीटी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सीबीसीटी परीक्षा में कौन सा कीबोर्ड लेआउट चलता है, और सीबीसीटी परीक्षा में कितना टाइम मिलता है, सीबीसीटी में पास होने के लिए क्राइटेरिया क्या है, और सीबीसीटी में टाइपिंग स्पीड को कैसे मापते हैं, सीबीसीटी में एमसीक्यू और टाइपिंग की तैयारी कैसे करें, और सीबीसीटी के लिए कोई अच्छी सी किताब हम आपको बताएंगे, और क्या सीबीसीटी में नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। सीबीसीटी से जुड़े हुए और भी सवालों के जवाब हल करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, ताकि सीबीसीटी की जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में जानकारी पता चल सके। सवाल है, सीबीसीटी परीक्षा किसके द्वारा आयोजित की जाती है? पहला ऑप्शन है एमपीपीएससी, दूसरा है मैप आईटी, तीसरा है डीटीई और चौथा है एमपीपीईबी। इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको इसका जवाब नहीं आता तब भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं व्हाट इज़ सीबीसीटी। सीबीसीटी क्या है? देखिए, सीबीसीटी का जो फुल फॉर्म है वो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। देखिए, प्रोफिशिएंसी जो है इसका मतलब होता है महारत या कुशलता। अब इसको पढ़कर आप समझ गए होंगे कि इस एग्ज़ाम से क्या चाहा जाता है, और अगर आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो आपको कोई डिग्री नहीं मिलती है, ना ही कोई डिप्लोमा मिलता है, बल्कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट से ये क्लेरिफाई होता है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है और आपको टाइपिंग का भी नॉलेज है। बात करते हैं एम ऑफ सीबीसीटी के बारे में, यानी कि सीबीसीटी का उद्देश्य क्या है। मध्य प्रदेश राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए जो उम्मीदवार होते हैं उनकी कंप्यूटर नॉलेज, उनकी अवेयरनेस को जांचने के लिए और उनकी टाइपिंग स्किल को जांचने के लिए इस टेस्ट को शुरू किया गया है। इस एग्ज़ाम में कोई स्टूडेंट पास हो जाता है तो उससे ये क्लेरिफाई हो जाता है कि ये जो स्टूडेंट है इसकी टाइपिंग स्किल भी अच्छी है और इसका कंप्यूटर नॉलेज भी अच्छा है। अब बात करते हैं कि सीबीसीटी का यूज़ क्या है, इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, सीबीसीटी जो है वो मैंडेटरी है, यानी कि आवश्यक है, ज़रूरी है। जितने भी मध्य प्रदेश शासन के अंदर जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के एग्ज़ाम्स होते हैं, जो आईटी ऑपरेटर के एग्ज़ाम्स होते हैं, पटवारी के एग्ज़ाम्स हैं, असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो जॉब्स हैं, और स्टेनो, शॉर्ट हैंड, टाइपिस्ट और इसी तरीके के जो समान पद होते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है। विभागों में और निगम या एमपी गवर्नमेंट के तहत जो एजेंसियाँ हैं उन सभी में इसको अनिवार्य किया गया है, यानी कि इसके बगैर आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अगर आप इनका कंपटीशन एग्ज़ाम्स देंगे तो उसके पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप सीबीसीटी पास है या नहीं। यानी कि जो एमपी में गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जो सेमी गवर्नमेंट जॉब्स हैं और निगम है, गवर्नमेंट एजेंसी हैं, उनमें जो ये समान पद होते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 के रिलेटेड और इसी तरीके से जो मैंने आपको बताए हैं, उन सभी में सीबीसीटी ज़रूरी है, अनिवार्य है, आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आप इन जॉब्स को कर सकते हैं, यानी कि उसको मैंडेटरी कर दिया गया है। बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ सीबीसीटी एग्ज़ाम के बारे में, यानी कि इस एग्ज़ाम के क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। सीबीसीटी एग्ज़ाम का सबसे पहला फ़ायदा है कि इस एग्ज़ाम की वजह से जो कंपटीशन है वो कम होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई एग्ज़ाम अगर गवर्नमेंट ले रही है, उसमें उसने सीबीसीटी को नहीं मांगा है, तो वहाँ पर मोटे तौर पर देखा जाए तो 10 लाख फॉर्म्स भराएंगे। लेकिन अगर वहाँ पर सीबीसीटी एग्ज़ाम को मांग लिया जाता है, सर्टिफिकेट को मांग लिया जाता है, तो वहीं वो 10 लाख से 4 लाख तक पहुँच जाती है। तो आपका जो रेशियो एक मोटे तौर पर देखा जाए कि मान लीजिए एक सीट पर अगर 100 लोग थे, तो वहीं पर अब मात्र 50 या 40 लोग रह गए हैं कंपटीशन में, तो इसकी वजह से कंपटीशन कम हो जाता है। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको कोई एक्स्ट्रा टाइपिंग एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, और ना ही इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस लगाना पड़ता है। मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने कोई एग्ज़ाम निकाला, उसको आपने दिया, उसके बाद में आपकी टाइपिंग स्किल को नापना हो तो फिर वो डबल से आपका एग्ज़ाम नहीं लेंगे। इस एक एग्ज़ाम की वजह से वो ऑलरेडी जानते हैं कि आप अपनी टाइपिंग में परफेक्ट हैं, और उसमें एक्सपीरियंस भी नहीं मांगते हैं, क्योंकि आप कंप्यूटर ऑलरेडी क्वेश्चंस जो है काफ़ी कठिन आते हैं सीबीसीटी में क्वेश्चंस, वो भी आप कर चुके हैं, तो आपको भी कंप्यूटर का नॉलेज है। इसके बाद इसका अगला फ़ायदा ये है कि इस एग्ज़ाम में आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ता है, यानी कि जो पुराने टाइपराइटर मशीन वगैरह होती थी उसमें आपको नहीं देना पड़ता, ऑनलाइन इसका मॉनिटरिंग होती है, ऑनलाइन ही इसका रिज़ल्ट आता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और लाइव रिज़ल्ट इसका आपको मिलता है।
ऑनलाइन एग्ज़ाम की वजह से इसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है, आपको क्लियर रहता है कि आपके कितने नंबर आए हैं और कितने नंबर लाने पर आप पास हो सकते हैं, तो इसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी रहती है। अगला फ़ायदा इसका ये है कि आप इस एग्ज़ाम को कई बार दे सकते हैं, आप कई अटैम्प्ट्स ले सकते हैं और ये इसका अच्छा बेनिफिट है। एक और फ़ायदा इसका ये है कि आपको इसमें कोई स्टडी ड्यूरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सिर्फ आपका लाइव एग्ज़ाम लेता है और लाइव रिजल्ट देता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम को कर रहे हैं या सर्टिफिकेट को पाने के लिए आपको 2 महीने की पढ़ाई करनी पड़ेगी, जैसे कि डिग्री और डिप्लोमा में होता है कि आपको एक ड्यूरेशन तक पढ़ना पड़ता है, लेकिन इस एग्ज़ाम में आपको कोई स्टडी ड्यूरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये थे कुछ फ़ायदे जो CPCT एग्ज़ाम्स के द्वारा हमको मिलते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि अगर आप CPCT एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो आपको क्या एलिजिबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ जो आपको ज़रूरी है वो ये है कि आपकी उम्र 18 साल पूरी हो जानी चाहिए जब आप रजिस्ट्रेशन करें एग्ज़ाम का। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपके पास हायर सेकेंडरी होना चाहिए या पॉलीटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए। तो इस तरीके से 12th पास होना चाहिए और 18 साल की उम्र होना चाहिए, जो कि एक नॉर्मल क्राइटेरिया है। इसके बाद वैलिडिटी की बात करते हैं कि CPCT के अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो कितने वक्त तक इसको मान्य किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने इसको 7 साल के लिए मान्य कर दिया है। पहले ये कम था, फिर इसको बढ़ाया गया है, अब इसको 7 साल कर दिया गया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप एक बार इस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे तो 7 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, आप काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में इसको अप्लाई कर पाएंगे, जो काफ़ी अच्छी बात है। आपको डबल इसको ट्राई करना नहीं पड़ेगा। लेकिन एग्ज़ाम्स जो है ये काफ़ी टफ भी पड़ता है, हमको कई बार अटैम्प्ट्स देने पड़ते हैं इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि हमें कितने चांस मिलेंगे, अगर हम एक बार एग्ज़ाम पास कर लिया, हम फेल हो गए या हम पास भी हो गए, तो हमें कितने चांस मिलेंगे इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। तो बात करते हैं एग्ज़ाम्स में अपीयर होने के चांसेस के बारे में। देखिए, कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकता है CPCT के लिए एनी नंबर ऑफ टाइम, यानी कि आप अपने सर्टिफिकेट का जो स्कोर परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाने के लिए एनी नंबर ऑफ टाइम में अपीयर हो सकते हैं। कभी भी कितनी भी नंबर तक आप इसमें अपीयर हो सकते हैं, जितनी बार भी आप अप्लाई करना चाहें। मान लीजिए आप पिछली बार पास हो चुके हैं लेकिन आप चाहते हैं कि इससे ज़्यादा मुझे नंबर आ जाएँ, तो आप अगली बार फिर एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो आप कितनी भी बार इस एग्ज़ाम्स में अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए इस एग्ज़ाम की काफ़ी अच्छी बात है। टेस्ट सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं कि ये एग्ज़ाम किन सेंटरों पर हो सकता है, किन सिटीज़ में हो सकता है। तो फॉर्म भरते वक्त आपको 3 सिटीज़ को चुनना पड़ता है और वर्तमान में ये 7 सेंटरों पर होता है, यानी 7 सिटीज़ में होता है, जैसे कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर और सतना। इन जगहों पर आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है ये किस पैटर्न, किस आधार पर होता है। तो देखिए, इसके अंदर आपको MCQ क्वेश्चंस आते हैं। MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि टिक लगाने वाले, 4 में से 1 को सिलेक्ट करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। इसके अंदर आपकी हिंदी टाइपिंग होती है और इंग्लिश टाइपिंग होती है। तो ये इस एग्ज़ाम का पैटर्न है। अगर हम इंग्लिश टाइपिंग की बात करें तो इसमें जो आपका लेआउट आता है वो क्वार्टी लेआउट आता है, यानी कि जो आपकी कीबोर्ड की सबसे पहली लाइन रहती है टाइपिंग वाली, वो Q से स्टार्ट होती है और क्वार्टी लेआउट आपका होता है। इसके बाद हिंदी टाइपिंग की बात कर लेते हैं। तो जो हिंदी टाइपिंग होती है वो यूनिकोड में होती है और आपको इसके अंदर 2 कीबोर्ड लेआउट दिए जाते हैं। पहला है रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट और दूसरा है इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट। जो रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है और कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट की। तो आप देख सकते हैं कि किस की को दबाने पर कौन सा शब्द बनता है। इसी तरीके से रेमिंगटन गेल में भी और आपका इंस्क्रिप्ट के अंदर भी, दोनों के अंदर आप चेक कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी कीबोर्ड लेआउट को चुन सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं कि आपको टाइम कितना मिलता है एग्ज़ाम के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो जो MCQ क्वेश्चंस आते हैं वो 75 क्वेश्चंस आते हैं। उसको हल करने के लिए आपको 75 मिनट मिलते हैं, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट आपको मिलता है क्वेश्चंस को, टिक वाले क्वेश्चंस को हल करने के लिए। और हिंदी टाइपिंग की बात करें तो आपको 15 मिनट मिलते हैं हिंदी टाइपिंग के लिए। इंग्लिश टाइपिंग की बात करते हैं आपको 15 मिनट का टाइम भी इसमें मिलता है, यानी कि हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों में ही आपको 15-15 मिनट का टाइम दिया जाता है। बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो जो आपके MCQ क्वेश्चंस होते हैं उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप कुछ गलत सवाल करते हैं तो आपके नंबर नहीं काटे जाते हैं। इसके बाद देख लेते हैं पासिंग क्राइटेरिया क्या है, यानी कि आपको कितना % लाना पड़ेगा। तो आपको कम से कम 50% स्कोर कार्ड का लाना पड़ेगा, तब आप पास माने जाएंगे। हिंदी टाइपिंग की बात करें तो आपका 50% तब बनेगा जब आप कम से कम 20 शब्द प्रति मिनट टाइप कर पाएंगे, तब आपका 50% बनेगा। ये आपके सामने चार्ट दिया गया है, इसके आधार पर आपके परसेंटेज स्कोर आता है। वहीं इंग्लिश की बात करते हैं तो आपको कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट लाना पड़ेगा 50% स्कोर पाने के लिए।
और अगर आप 41 शब्द प्रति मिनट टाइप कर पा रहे हैं तो वहीं 60%। और इसी तरह स्क्रीन पर पूरी डिटेल दी गई जिसको आप देख सकते हैं कि आपका कितना % स्कोर आप पा सकते हैं। इसके बाद जो आपके MCQ क्वेश्चंस हैं वो 75 क्वेश्चंस आपको टोटल मिलते हैं। तो इसका जो 50% अगर अपन देखें राउंड ऑफ में तो आपको 38 नंबर कम से कम लाना है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। अगर आप टाइपिंग पास कर लेते हैं लेकिन अगर आप क्वेश्चंस पास नहीं करते हैं तो आपको फेल माना जाएगा। इसलिए कंप्यूटर के क्वेश्चंस को पास करना बेहद ज़रूरी है। एक बार फिर से पासिंग क्राइटेरिया को रिवाइज कर लेते हैं। हिंदी में आपको चाहिए 20 शब्द प्रति मिनट, इंग्लिश में चाहिए 30 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर में चाहिए 38 नंबर। यहाँ हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग में एक बात याद रखिए कि हिंदी में आपको 15 मिनट मिलते हैं तो 20 शब्द प्रति मिनट लाना आसान है, लेकिन इंग्लिश टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये 20 और 30 के चक्कर में ना पड़िए, बहुत ज़्यादा टाइपिंग कीजिए। आप कम से कम 25 हिंदी में लेकर चलिए और इंग्लिश में 35 से 40 लेकर चलिए, तब जाके आपके 30 तो बन ही जाएंगे किसी भी हालत में। इसके बाद जो आपके MCQ के 75 क्वेश्चंस होते हैं उसमें 52 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर MCQ से पूछे जाते हैं और जो 23 हैं वो मैथ्स, रीजनिंग, जीके यानी कि अदर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं टाइपिंग स्पीड को कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, इसको कैसे मापा जाता है। तो इसके पहले देख लेते हैं कि टाइपिंग कितनी तरीके की होती है। तो देखिए टाइपिंग जो है वो 2 तरीके की होती है। पहली होती है रेस्ट्रिक्टेड टाइप और दूसरी होती है अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप। रेस्ट्रिक्टेड टाइप के अंदर आप कोई भी गलत शब्द टाइप नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई मॉडिफिकेशन या बदलाव उस शब्द को टाइप करने के बाद कर सकते हैं। ये होती है रेस्ट्रिक्टेड टाइप। और अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप के अंदर आप कोई गलत शब्द टाइप कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई या डिलीट भी कर सकते हैं। जो टाइप आप कर चुके हैं उस शब्द को डिलीट या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जो हमारा CBCT एग्ज़ाम है इसके अंदर आपको अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप ऑफ टाइपिंग मिलती है, जो काफ़ी अच्छी बात है। अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि उसके अंदर आप रॉन्ग शब्द भी लिख सकते हैं, गलत शब्द भी लिख सकते हैं और आप उसको मॉडिफाई भी कर पाते हैं और उसको डिलीट भी कर पाते हैं जो शब्द आप टाइप कर चुके हैं। इसके बाद देख लेते हैं कि आपकी टाइपिंग जो मापी जाती है वो किस आधार पर मापी जाती है। तो आपकी टाइपिंग मापी जाती है नेट वर्ड्स पर मिनट के आधार पर। देखिए नेट वर्ड्स यानी होता है जो शब्द आपने टाइप किए हैं जो कि करेक्ट हैं उनको कहा जाता है नेट वर्ड्स। तो आपने 1 मिनट के अंदर कितने सही शब्द टाइप किए हैं इसके आधार पर टाइपिंग को मापा जाता है। मान लीजिए आपने 15 मिनट के अंदर 360 वर्ड्स को टाइप किया है तो आपकी जो स्पीड है वो 24 नेट वर्ड्स पर मिनट आएगी। इसी तरीके से देख लेते हैं कि अगर आपको हिंदी टाइपिंग पास करना है तो आपको 15 मिनट के अंदर कम से कम 300 शब्द लिखने पड़ेंगे, जिससे कि आपकी 20 शब्द प्रति मिनट की स्पीड बन सके। और इसी प्रकार इंग्लिश टाइपिंग में आपको 15 मिनट के अंदर 450 शब्द लिखने पड़ेंगे। लेकिन ये बिल्कुल मिनिमम क्राइटेरिया है, आपको इससे ज़्यादा की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आप कम से कम हिंदी में 25 से 30 की स्पीड माप के चलिए और इंग्लिश के अंदर आप 35 से 40 की स्पीड बना के चलिए, तो आपको पास हो ही जाएंगे बहुत अच्छे नंबर से। और ये आपको एग्ज़ाम्स के बाद भी आपकी जो डेली लाइफ है उसमें काफ़ी मदद करेगा। अब बात करते हैं एक अहम मुद्दे पर, जो कि CBCT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। आप कैसे इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक अहम सवाल जो हर बार पूछा जाता है वो है टाइपिंग प्रिपरेशन कैसे की जाए। देखिए टाइपिंग प्रिपरेशन के लिए सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। टाइपिंग को सिर्फ प्रैक्टिस के द्वारा ही किया जा सकता है, इस बात को आप याद रख लीजिए। कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है आप सोचें कि आप उसको जल्दी से कर लें, या ऐसा कुछ नहीं है। आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर आप टाइपिंग की प्रिपरेशन कर पाएंगे। हो सकता है आपकी स्पीड कहीं अटक गई हो और उसके आगे बढ़ नहीं रही हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, तब जाकर आपकी स्पीड बढ़ेगी। और आपको रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मान लीजिए A और B 2 स्टूडेंट हैं और A जो है वो एक दिन में ही 10 घंटे की टाइपिंग कर लेता है और वहीं जो B है वो हर दिन 1 घंटे की टाइपिंग करता है, यानी पूरे 10 दिन में 1-1 घंटे टाइपिंग करता है, यानी कि उसने 10 दिन तक टाइपिंग की है। आप बताइए कौन सा स्टूडेंट ज़्यादा आगे निकल जाएगा। जाहिर से बात है कि B जो है वो अपनी टाइपिंग रेगुलर बेसिस पर कर रहा है, रोज़ कर रहा है, तो इससे इसकी टाइपिंग स्पीड बढ़ती जाएगी। वहीं जो A है उसने 1 दिन टाइपिंग की है, फिर उसने 9 दिन आराम किया है। इस तरीके से टाइपिंग नहीं होती है, आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, तो वो आसानी से आपकी टाइपिंग प्रिपरेशन अपने आप बन जाएगी। अब बात करते हैं टाइपिंग प्रिपरेशन के लिए सॉफ्टवेयर्स वगैरह की। तो देखिए इसके जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर आते हैं और जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर और जो ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह हैं उनकी लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, वहां जाकर आप चेक कर लीजिएगा, तो वहां से आप उसका यूज़ कर पाएंगे।
अब बात कर लेते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में कि जो आपके 75 क्वेश्चंस है उसको आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। याद रखिए जो आपके 75 क्वेश्चंस हैं उसमें से 52 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर एमसीक्यू में से पूछे जाते हैं और बाकी जो बचे हुए हैं जैसे कि रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और रीडिंग, ये टोटल आपके 23 नंबर्स के आते हैं। अगर आप जनरली कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स, रीजनिंग और जीके के सवाल आपसे बन सकते हैं। वहीं कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर क्वेश्चंस काफ़ी टफ पूछे जाते हैं। कुछ सवाल इजी भी आते हैं लेकिन बहुत सारे सवाल कठिन भी आते हैं। तो सीबीसीटी एग्ज़ाम का जो कंप्यूटर वाला पार्ट है उसके लिए आप इस बुक को कंसीडर कर सकते हैं। इसका नाम है कंप्यूटर बुलेट। इस बुक के अंदर आपको चैप्टर वाइज शॉर्ट थ्योरी मिलेगी। इस किताब को खरीदने की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगर कोई सवाल या डाउट आपके मन में तो आप नीचे कमेंट कर हमें पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। ऐसी वीडियोस को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपने हमें इतना वक्त दिया इसके लिए थैंक यू।